बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 7 अप्रैल है। ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग अब से चंद घंटे के बाद 39वें दिन में दाखिल हो जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सबसे खतरनाक, भयानक और खौफनाक प्रोबेबिलिटी है, जिसके बारे में अब बात शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से चंद घंटे पहले की, उसमें गुस्से से लाल पीला एक बुज़दिल शख्स जो बात कर रहा है, वो सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है कि अगर अमेरिका अपनी तारीख में और इस दुनिया की तारीख में तीसरी मर्तबा एटमी हमला करे। हिरोशिमा पर, नागासाकी पर हमला कर चुका, एटम बम गिराए गए थे, और अब जो धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, उस धमकी को पूरा सिर्फ एक ही सूरत में किया जा सकता है कि अगर ईरान के ऊपर एटम बम गिरा दिया जाए। यह प्रोबेबिलिटी शुरू होती है, यह गुफ्तगू शुरू होती है जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि द होल कंट्री कैन बी टेकन आउट इन वन नाइट। और वो रात उसने कहा कि कल की रात, यानी कि अमेरिका में मंगल की रात, जबकि बुध की सुबह होगी। ईरान और पाकिस्तान में इसके हवाले से धमकी दी गई है। और डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि बुनियादी तौर पर एक बुज़दिल आदमी है, और जो बुज़दिल आदमी को अपने राह फरार नहीं मिलती, बचने का रास्ता नहीं मिलता, तो वो कोई भी इंतहाई कदम उठा सकता है। बुज़दिल किस तरीके से, ये मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ इवेंट्स में से रियल इंसिडेंट्स कोट करते हुए इस वीडियो में बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से एक इंतहाई बुज़दिल आदमी है, और ये बुज़दिल आदमी अब कुछ भी कर सकता है। साथ ही एक इम्कान जिसके ऊपर बात हो रही है कि इस्लामाबाद से आज एक बहुत बड़ी खबर आ सकती है। वो बड़ी खबर क्या मुमकिन है? इस वक्त हमें सबको मालूम है कि चंद घंटे बाकी हैं। अमेरिका के पास, ईरान के पास, इसराइल के पास और खलीजी ममालिक के पास अब चंद घंटे बाकी हैं, क्योंकि वो डेडलाइन, वो अल्टीमेटम जो डोनाल्ड ट्रंप ने अब फाइनल अल्टीमेटम दिया है कि 8 बजे मंगल की रात अमेरिकी वक्त के मुताबिक, 3:30 बजे सुबह बुध की ईरान के वक्त के मुताबिक, और पाकिस्तान में उस वक्त सुबह के 5 बजे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर उस वक्त तक आबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोला जाता और ईरान की तरफ से हमलों का सिलसिला नहीं रुकता, तो फिर वो इंतहाई कदम उठा लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो मैं आपको सुनवा देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से एक इंतहाई बुज़दिल शख्स है। और ये जब आप अपने जहन में रखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत कैसी है, तो फिर उसके बाद जब अब इस गुफ्तगू को सुनेंगे, तो इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकता है। एक पागल शख्स, जुनूनी शख्स, बुज़दिल शख्स, जिसका वालिद फ्रेड ट्रंप, जिसने 1920 में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू किया, 1927 में फ्रेड ट्रंप ने अपनी मां के साथ मिलकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई, और जिसको पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का जो जिसे कहते हैं कि एक इनफॉर्मल लैंग्वेज, उसमें 2 नंबर शख्स कहा जाता है। फ्रेड ट्रंप बुनियादी तौर पर एक 2 नंबर शख्स था, और डोनाल्ड ट्रंप उसी की शख्सियत जो है उसका आईना है। उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भी एक्ट करता हुआ नजर आता है। और ये जो फ्रेड ट्रंप है, ये अपनी जिंदगी के आगाज में जो यूएस नेवी है, उसके लिए जो मशरकी साहिली पट्टी है, वहां पर बैरक्स बनाने का, वहां पर अपार्टमेंट्स बनाने का काम करता था। और फिर जब दूसरी जंग अजीम हुई, तो उसके बाद इसने बड़े जो हाउसिंग लोन्स हैं वो लेना शुरू किए, और फिर क्वींस और ब्रुकलिन में इसने जो सस्ते तरीन अपार्टमेंट्स बनाने का काम करना शुरू कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप को इसने फौज में भेज दिया था। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बुनियादी तौर पर एक बुज़दिल आदमी था, और इसने साल हर साल फेक मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवाई। और 1968 में जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के बाप फ्रेड ट्रंप की इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी, रिश्वतें देने, टैक्स एवेजन के, उसके अलावा जो नाजायज मुनाफाखोरी है उसकी इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी। एंड उसी वक्त 1968 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अपनी फेक मेडिकल रिपोर्ट के, इसकी जो पाँव है उसकी हड्डी वो ख़राब हो चुकी है, इसकी एड़ी जो है वो उसमें हड्डी जो है वो बढ़ चुकी है, लिहाजा वो वियतनाम जंग में नहीं जा सकता। जाहिर है कि एक शख्स जो जंग में जाने से गुरेज करे अपने मुल्क के लिए, वो एक बुज़दिल शख्स होगा, उसको अपनी जान का खौफ होगा। और यही वो वक्त था जब डोनाल्ड ट्रंप अपने बाप फ्रेड ट्रंप के साथ मिलकर जो हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काम करना शुरू हो चुका था। और इसी दौरान 1971 के करीब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बिजनेस जो है वो ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के नाम से शुरू किया, और उसमें भी टैक्स
चोरी किया हुआ तकरीबन लगभग $1 अरब था जो इसके बाप की तरफ से इसको ट्रांसफर हुआ था। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो डॉक्टर है, जिस डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई थी, डॉक्टर लैरी ब्रॉन्स्टेन, उसके बेटियां ये बताती हैं कि जो उनका बाप था डॉक्टर, वो अक्सर ये बताया करता था कि क्योंकि वो जो फ्रेड ट्रंप के अपार्टमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उसमें किराए पर रहता था और अच्छे ताल्लुकात चाहता था, लिहाजा उसने ये फेक मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के जो एक साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने भी जो कांग्रेस है उसके सामने टेस्टिफाई किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसके साथ भी गुफ्तगू में करते हुए ये कहा था कि तुम्हारा क्या ख्याल था कि मैं मरने के लिए वियतनाम चला जाता। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है एक बुज़दिल शख्स है और डोनाल्ड ट्रंप का हैरानकुन तौर पर झूठ बोलने का, एक क्रॉनिक लायर होने की निशानी इस बात से भी पता चलती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ इंटरव्यूज में अपने दाएं पैर का कहा और कुछ इंटरव्यूज में कहा कि मेरा बायां पांव जो है वो बेसिकली जो है अनफिट था और लिहाजा उसको 4F क्लासिफिकेशन में डाला गया, यानी कि अनफिट फॉर मिलिट्री सर्विस करार देकर डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपेल किया गया, फौज से निकाला गया। और बाद में जब ये जो उसके बयानात में तजाद है कि दायां पांव था या बायां पांव था, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जब वो फंस गया इस बात पर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दरअसल दोनों पांव थे, क्योंकि वो इससे पहले डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो है वो दे चुका था। बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसको समझना कि डोनाल्ड ट्रंप बुनियादी तौर पर सोने का चम्मच, हराम के पैसे का जो सोना है, उस सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ और एक बुज़दिल आदमी इस वक्त दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स कहलाता है। और वो एक ऐसी जंग में दाखिल हुआ है जिसको सिर्फ मिलिट्री नहीं, फाइनेंशियल ट्रैप भी कहा जा सकता है। अमेरिका अगर मौजूदा सूरत हाल में इस जंग से निकलता है तो ये ईरान की बहुत बड़ी फतह होगी, और अगर ईरान अपनी 1 से 2 शराइत मनवाने में भी कामयाब हो जाता है, जो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी इस वक्त डिस्कस हो रही है, तो उस सूरत में अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक लॉस है वो इतना बड़ा है, अमेरिका जो है वो अपना सुपर पावर का स्टेटस बरकरार नहीं रख पाएगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिका से खिंची खिंची नजर आती है, वो इस जंग में अमेरिका का साथ नहीं दे रहे। और ऐसी सूरत हाल में अमेरिका जो है वो किसी हद तक भी जाने का जो है वो सोच सकता है और इस शिकस्त को फतह में तब्दील करने के लिए एक इंतहाई कदम भी उठा सकता है। पहले जरा सुने कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ईरान जो है वो इसके ऊपर किस किस्म की पोस्चरिंग कर रहा है और इस्लामाबाद से एक बड़ी खबर आने का इम्कान जो जाहिर किया जा रहा है उसके हवाले से बैनुल-अक़वामी मीडिया में क्या दावे हो रहे हैं। पहले सुने जरा, तकरीबन 1 मिनट और 50 सेकंड की यह गुफ्तगू है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है। The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. So which is it? Are you winding this down? Or are you escalating? I can't tell you. I don't know. I can't tell you. Depends what they do. This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave him 11, I guess, indirectly. I thought it was inappropriate the day after Easter. I want to be a nice person. They have till tomorrow. Now we'll see what happens. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. In order for Iran to successfully meet your deadline tomorrow, do they have to make a deal, open the strait, or both? We have to have a deal that's acceptable to me. And part of that deal is going to be, we want free traffic of oil and everything else. Are you concerned that your threat to bomb power plants and bridges amount to war crimes? No. I hope I don't have to do it. They're very good bullshit artists. That's why for 47 years they've been bullshitting other presidents and they haven't done the job. And people are living in hell. You live in that country, they're living in hell. No, I think that 47 years of this stuff is long enough. अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो बुनियादी तौर पर बात की है, अगर इफ ईरान कुड बी टेकन आउट इन वन नाइट, हम बात कर रहे हैं जंग के 39वें दिन के आगाज से चंद घंटे पहले,
38 दिन में अमेरिका ने, इसराइल ने, जो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स तस्वुर होती हैं, उन्होंने कौन सा अपना ऐसा हथियार है जो इस्तेमाल नहीं किया? B-52 बॉम्बर्स, B-1 लांसर्स, बंकर बस्टर बॉम्ब्स, 2,500-3,3 हजार किलो वजनी, यानी 5,500-6,6 हजार पाउंड वजनी बम जो हैं वो ईरान के ऊपर बरसाए गए हैं। F-35 तैयारे इस्तेमाल किए गए हैं, F-15 ईगल इस्तेमाल किए गए हैं, वार्ट हॉग्स इस्तेमाल किए गए हैं, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए हैं। ईरान के खिलाफ टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स बरसाए गए हैं। 850 से जायद मिसाइल हमले सिर्फ क्रूज मिसाइल के इस्तेमाल से किए गए हैं। दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर तस्वर होने वाले बहरी बेड़े उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। USS अब्राहम लिंकन लाया गया, USS जेराल्ड फोर्ड लाया गया। ईरान के खिलाफ अपने एम्फीबियस अटैक के लिए मरीन्स को लाया गया, अपने एयरबॉर्न 82nd एयरबॉर्न डिवीजन से ट्रूपर्स लाए गए। यानी कि दुनिया जहान का असलहा, बेहतरीन दिफाई निज़ाम, अपने MQ-9 रीपर ड्रोन्स समेत दुनिया के जदीद तरीन असलहा, लेज़र गाइडेड मिसाइल्स इस्तेमाल किए गए और एक बिला तफरीक बमबारी ईरान पर की गई है। तो अगर 38 दिन में ईरान कुड नॉट बी टेकन आउट इन 38 डेज, तो ऐसा क्या है एक दिन में जो डोनाल्ड ट्रंप कर सकता है कि जिससे ईरान कुड बी टेकन आउट इन वन नाइट? तो डोनाल्ड ट्रंप ने बुनियादी तौर पर जो बात की है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूरा मुल्क एक रात में खत्म किया जा सकता है और वो रात कल की रात भी हो सकती है। एक रिपोर्टर सवाल करती है तो फिर क्या सूरत हाल है, क्या आप इस मामले को खत्म कर रहे हैं या आप इसे मजीद आगे बढ़ाएंगे? उस पर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं आपको नहीं बता सकता, मुझे नहीं मालूम। ये इस बात पर मुनहसर है कि वो क्या करते हैं, यानी ईरानी क्या करते हैं। ये एक इंतहाई हसास वक्त है। उनके पास कल रात 8 बजे तक का वक्त है। मैंने उन्हें मोहलत दी है, उन्होंने 7 दिन की मोहलत मांगी थी, है ना। मैंने कहा स्टीव इन्हें 10 दिन दे दो, 10 दिन की मोहलत आज खत्म हो रही है तो मैंने उन्हें 11 दिन दे दिए। मेरा ख्याल था कि ईस्टर के अगले दिन ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। उनके पास कल तक का वक्त है, अब देखते हैं क्या होता है। मैं आपको बता सकता हूं कि वो नेक नियति के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमें ऐसा ही लगता है। हम जल्द जान लेंगे। हमें कुछ बेहतरीन मुमालिक की मदद हासिल है जो चाहते हैं कि ये मामला खत्म हो, क्योंकि ये उन्हें भी मुतासर करता है। इसका मतलब यह है कि वो खलीजी मुमालिक की बात कर रहे हैं। आगे डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि बहुत से लोग इससे मुतासर हो रहे हैं, लेकिन हमने उन्हें कल रात 8 बजे तक का वक्त दे दिया है और उसके बाद उनके पास कोई पुल नहीं बचेगा, कोई पावर प्लांट नहीं होगा, वो पत्थर के दौर में पहुंच जाएंगे। रिपोर्टर सवाल करता है ईरान के लिए कल की डेडलाइन को कामयाबी से पूरा करने के लिए क्या करना होगा? क्या उन्हें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खोलना होगा या आपके साथ कोई डील, कोई मुआहदा करना होगा या फिर दोनों काम करने होंगे? उस पर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हमें एक ऐसा मुआहदा चाहिए जो मेरे लिए काबिल कबूल हो और उस मुआहदे का यह हिस्सा होगा कि हम तेल और बाकी हर चीज की आजादाना नकलो हमल चाहते हैं। इसके ऊपर रिपोर्टर जो है वो सवाल करती है कि क्या आपको इस बात की फिक्र है कि पावर प्लांट्स और पुलों को उड़ाना, उनको तबाह करना वॉर क्राइम्स के जुमरे में आता है, जंगी जराइम के जुमरे में आता है? तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे ऐसा ना करना पड़े। वो बहुत माहिर झूठे हैं, इसीलिए 47 साल से वो दूसरे सदूर को बेवकूफ बनाते आए हैं और अपना काम निकालते रहे हैं और लोग जहन्नुम जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप उस मुल्क में रहें तो पता चले कि वो जहन्नुम में रह रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि 47 साल का यह सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का तो इत्तफाक नहीं हुआ, मुझ समेत आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ईरान जाने का, ईरान में घूमने फिरने का इत्तफाक हुआ होगा, उसकी रिलीजियस टूरिज्म से हटकर ईरान को देखने का मौका मिला होगा। तो वो इस बात का जो है वो बड़े बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप व्हेन समबडी स्पीक्स विदाउट एक्सपीरियंस, तो वो इसी किस्म की मखबूतुल हवास गुफ्तगू करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक बुज़दिल आदमी है, जिसके सामने शिकस्त मौजूद है, जिसके सामने अमेरिका की कई दिहाइयों की इस दुनिया पर बिला शिरकते गैरे एक अजारादारी जो है वो खतरे में पड़ गई है, तो वो किस हद तक जा सकता है? 38 दिन में जो काम अपने नॉर्मल कन्वेंशनल मीन से नहीं हुआ, तो फिर टेकिंग ईरान आउट इन वन नाइट, इसका मतलब यही है कि वो ईरान के ऊपर कुछ ऐसा हमला करने का सोच रहा है जिसके बारे में, जिस प्रोबेबिलिटी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर खुदा न खास्ता ईरान के ऊपर एक ऐसा एटमी हमला कर दिया जाए कि जिसके बाद जंग जो है
وہ ایران لڑنے کی سکت کھو دے. کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ بظاہر ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نظر نہیں آتا، لیکن ایک بزدل شخص جو جنگ میں اپنے ہونے والے نقصانات اور ہر گزرے ہوئے دن کی قیمت ادا کر رہا ہو، یہ صرف ایک ملٹری ٹریپ نہیں ہے. ایران کی جنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا فائنینشیل ٹریپ ہے. اس وقت the US economy is bleeding billions of dollars every day. 3 ارب ڈالر سے زائد کا روزانہ کا خرچہ ہے. تو محتاط ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ 80 ارب سے 100 ارب ڈالر جو ہے وہ لگ چکا ہے امریکہ کا، اور یہ اس کے نقصانات نہیں ہیں، یہ وہ پیسہ ہے جو سپینڈ ہو رہا ہے. جو نقصانات ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں. جو ان کے انٹرسیپٹرز اور جو ان کے ریڈارز تباہ ہوئے ہیں، جو E3 سینٹری تباہ ہوا ہے، اس قسم کا جو ایکوپمنٹ یا امریکی مفادات کو زد پہنچی، اور پھر ٹریلینز آف ڈالرز اس وقت گلوبل اکانومی جو ہے وہ بلیڈ کر چکی ہے. خلیجی ممالک، وہاں پر تیل کا کاروبار ٹھپ پڑا ہے، تیل کے کارخانے بند ہیں، ایلومینیم کی فیکٹریز بند ہیں، جو بڑے پیمانے کے اوپر ایک میس ایگزوڈس ہوا ہے. بڑے پیمانے پر لوگ جو ہیں وہ خلیجی ممالک کو چھوڑ کر اپنے جو سیف ڈیسٹینیشنز ہیں، خاص طور پر جو وہاں پر رچ بلینئرز ہیں، وہ اس وقت وہاں پر موجود نہیں ہیں. سعودی عرب کے راستے مختلف جگہوں پر جا چکے، کچھ لوگ ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں، لیکن اس وقت کاروبار زندگی ٹھپ پڑا ہے. اور جو گلوبل اکانومی کا پوری دنیا کا لاس ہوا ہے آبنائے ہرمز کی بندش سے، اس کو جو انٹرنیشنل انرجی ایجنسی ہے، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا میری ٹائم ٹریفک جیم قرار دے رہے ہیں. جو اس وقت جو تیل کی ترسیل ہے وہ رک گئی ہے. پاکستان میں اس کا برنٹ محسوس کیا جا رہا ہے. دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور فیول شارٹیج، پینک بائنگ کی وجہ سے اس کا خطرہ نظر آتا ہے. اور ایک ایسی صورتحال میں ایک ایسا شخص جو طاقتور ترین عہدے کے اوپر بیٹھا ہو، تمام انگلیاں اس کی طرف اٹھ رہی ہوں، تمام سوالات اس کی جانب ہو رہے ہوں، امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہوں کہ یہ تو نے کیا تو کیا کیا. تو اس چیز سے جو ہے وہ اس شرمندگی سے خود کو بچانے کے لیے ایک کوئک وکٹری، ایک کوئک اینڈ کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ ایسا کچھ کر بھی سکتا ہے. یہ بعید از قیاس نہیں ہے. اور اس وقت جو اسلام آباد میں پروبیبلٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، ذرا اس کو دیکھ لیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ممکنہ طور پر ایک ایسی ڈیل یا ایک ایسی خبر ایمرج ہو سکتی ہے اسلام آباد سے، جس کے اگرچہ امکانات کم ہیں، لیکن یہ وہ واحد راستہ ہے کہ جس سے جنگ بندی کی طرف بڑھا جا سکتا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا، اسلام آباد ایکارڈ جس کی بات کی جا رہی ہے، اسلام آباد معاہدہ جس کی کچھ تفصیلات ابھی سامنے آئی ہیں، اگر یہ نہیں ہوتا تو اس صورت میں چند گھنٹے ہی باقی رہ گئے ہیں. اب جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے وہ شروع ہو چکا ہے، گھڑی کی سوئیاں الٹا چلنا شروع ہو چکی ہیں، اور اب گھنٹوں کی بات رہ گئی. 24 گھنٹے سے کم وقت ہے. اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوتا، یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ یہ پاگل شخص ایک مرتبہ پھر اپنی ڈیڈ لائن جو ہے وہ از خود ایکسٹینڈ نہیں کرتا، تو اس صورت میں ایران کے اوپر حملے ہوں گے. اور ایران نے اپنا عزم واضح کر دیا ہے کہ وہ خلیجی ممالک میں ہر وہ انفراسٹرکچر جس کا ایران کو تباہی کا سامنا ہوگا، اس کو میچ کرتے ہوئے سملر انفراسٹرکچر کو ریجن میں نشانہ بنائیں گے. اسرائیل کے اوپر 55 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ 55 ٹارگٹس، یہ دعویٰ کیا ہے یروشلم پوسٹ نے، یہ دعویٰ کیا ہے اسرائیلی میڈیا نے کہ روسی سیٹلائٹس کے ذریعے ایران کو 55 لوکیشنز فراہم کی گئی ہیں کہ اگر آپ کے انرجی انفراسٹرکچر کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ ان 55 سائٹس کو اسرائیل میں نشانہ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو انرجی انفراسٹرکچر ہے خلیجی ممالک کا، وہ بھی ٹارگٹ کے اوپر نظر آتا ہے، کیونکہ سید عباس عراقچی نے یہ جو پتھر کے دور کا سٹیٹمنٹ تھا کہ ہم تمہیں پتھر کے دور میں واپس بھیج دیں گے، اس پر سید عباس عراقچی نے کہا تھا کہ پتھر کے دور میں اور آج کے دور میں فرق یہ ہے کہ اس وقت خلیجی ممالک سے تیل اور گیس نہیں نکلا کرتے تھے. تو اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پتھر کا دور واپس آ جائے تو گھڑیاں واپس کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا انرجی انفراسٹرکچر تباہ ہوگا تو ہم آپ کا انرجی انفراسٹرکچر بھی تباہ کر دیں گے. دوسرا جو زاگروس ماؤنٹین رینج ہے، بشہر سے لے کر یہ پورا جو ایریا ہے جو پرشین گلف کی طرف اور عربین سی کی طرف ایران کا جاتا ہے، ایران کی تمام ساحلی پٹی کے ساتھ آبنائے ہرمز کے قریب آ کر زاگروس
माउंटेन रेंज जो लगभग 1600 मील लंबी रेंज है, जो तुर्की से शुरू होती है, इराक से होती हुई ईरान में दाखिल होकर आबनाए हुर्मुज़ के करीब जाकर ख़त्म होती है। ये वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि ईरान की ज़ेरे ज़मीन मिसाइल सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इधर बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो हैं वो भी अब काम नहीं कर रहे। तो क्या इन मकामात के ऊपर जो न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल करके इनको मुकम्मल तौर पर फ्लैट करने का मंसूबा है? वंस अगेन ये वो प्रोबेबिलिटीज़ हैं जिसके ऊपर अब दुनिया भर में बात हो रही है। सीनियर ईरानी ओहदेदार जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जो फौरी जंगबंदी की तजावीज़ हैं वो मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। जो बरतानवी खबर रसां एजेंसी है रॉयटर्स, उसके मुताबिक एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने इस बात की भी तस्दीक की कि ईरान को पाकिस्तान की जानिब से फौरी जंगबंदी की तजवीज़ मौसूल हुई और जंगबंदी पेशकश का बगौर जायज़ा लिया जा रहा है। सीनियर ईरानी ओहदेदार का कहना था कि हमें ऐसा लगता है कि वाशिंगटन मुस्तकिल जंगबंदी के लिए संजीदा नजर नहीं आता। तेहरान आर्जी जंगबंदी के बदले आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा नहीं खोलेगा। यानी अमेरिका का डिजाइन ये नजर आता है कि 45 दिन का सीज फायर करके मामलात सेटल करवा लिए जाएं, इस दौरान ईरान पर दोबारा दबाव बढ़ाया जाए, अपनी जंगी तैयारियां की जाएं और फिर ईरान के ऊपर भरपूर किस्म के हमले किए जाएं। ईरान इस किस्म का कोई रियायत देने के मूड में नजर नहीं आता कि तेहरान किसी दबाव में आकर डेडलाइन को कबूल करने और फौरी फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने दूसरी तरफ जो फौरी जंगबंदी के मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क है उस पर तबसरे से गुरेज किया है। 45 दिन की जंगबंदी के हवाले से ये कहा है कि हम इन मामलात के ऊपर तबसरा नहीं करते, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि अमन का अमल जारी है और जारी रहना चाहिए। दूसरी तरफ जो अमरीकी मीडिया है वो भी 45 दिन की जंगबंदी की शराइत जो है उसके हवाले से बात कर रहा है कि शराइत सामने रखी गई हैं और उसके बाद मुस्तकिल खात्मे पर बात होगी। ईरान की जो फौजी क़यादत है उसने ये वाज़ेह किया है कि किसी सूरत दबाव और धमकियों के सामने हम नहीं झुकेंगे। जो स्टेटमेंट्स आई हैं, ईरानी आला मुश्तरका फौजी कमान ने बयान में कहा कि मशरिक़ वुस्ता में अमरीका को रुसवाई का सामना है। ट्रंप की धमकियां मशरिक़ वुस्ता में अमरीका की ज़ुल्लत और रुसवाई की तलाफ़ी नहीं कर सकती, ना ही ये खित्ते में अमरीका की नाकामियों को छुपा सकती हैं। धमकियां में ज़बान दरअसल मशरिक़ वुस्ता में उसकी ज़िल्लत और रुसवाई का एतराफ़ है जिसे इस तरह के बयानात से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसी किस्म का स्टेटमेंट्स जो हैं वो ईरान की तरफ से दिए गए हैं। अब डील ना हुई तो पावर प्लांट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ तबाह कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो डेडलाइन दी है उस पर ईरानी मीडिया जो है वो ये बता रहा है कि ईरान ने अमरीकी तजावीज़ पर बज़ाहिर जो जंग बंदी है उसको मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि वैसी डील मानूंगा जो मुझे सूट करती होगी। अब ईरान ने जो शराइत सामने रखी हैं उन शराइत में मुस्तकिल जंग बंदी भी शामिल है। आबनाए हुर्मुज़ में से गुजरने वाली जो मैरीटाइम ट्रैफिक है उससे टैक्स की वसूली भी है और उस टैक्स की वसूली को बुनियाद बनाया जा रहा है कि हमें रेपरेशंस या फिर हमें जो मुआवजा है जंग में होने वाले हमारे नुकसानात उसकी सूरत में अदा होगा कि हम यहाँ पर से गुजरने वाले शिप से अब टैक्स लिया करेंगे। साथ में अपने जो असासे हैं बैरून मुल्क मुंजमद उनको खोलने की बात की जा रही है। खित्ते से अमरीकी फौजी अड्डों का खात्मा और मुकम्मल इनखला उसका मुतालबा सामने रखा गया है। और इस सूरत हाल में ये जो कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका का जो सीज़ फायर है उसको इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से जो है वो तजवीज़ किया जा रहा है कि ये नाम होगा इस्लामाबाद अकॉर्ड। क्या इस्लामाबाद से आज बड़ी खबर आएगी? अगर नहीं आती तो फिर हमारे सामने एक डूम्सडे सिनेरियो है जो बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है इस खित्ते में। और everyone is bracing for the impact coming out of this crucial day जिसमें इस वक्त जो खलीजी ममालिक हैं उनके जो नर्व्स हैं वो एज पर नज़र आते हैं। एक ऐसी सूरत हाल अब हमें उसका सामना है। और इसी जंग से रिलेटेड एक बहुत ही अहम खबर जो अमेरिका में फौजी क़यादत बरतरफ हुई और एक बहुत बड़ी तब्दीली आई अमरीकी फ़ौज में, उसके हवाले से अब कुछ खुफिया तफसीलात सामने आ रही हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसको भी डिस्कस करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।